जाने अनजाने में ज़िंदगी में हम सब कभी ना कभी कुछ ऐसा गलत फैसला ले लेते हैं जो हमें आगे जाकर बहुत ही महंगा पड़ जाता है। किस्मत वाले तो वो होते हैं जिन्हें पछताने का भी मौका मिलता, वरना किसी को तो वो भी नसीब नहीं होता। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डेनियल एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम ऐसे ही एक कहानी सुनेंगे जहाँ एक लड़की अपने दोस्त को मिलने के लिए घर से तो निकलती है, लेकिन वापस कभी अपने घर और परिवार का चेहरा नहीं देख पाती। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 20 साल की यशस्वी सिंधे नबी मुंबई उड़ान के रहने वाली 25 जुलाई 2024 के दिन अचानक से गायब हो जाती है। यशस्वी एक कॉमर्स स्टूडेंट थी और साथ ही साथ उड़ान से 25 किलोमीटर दूर बेलापुर के एक प्राइवेट कंपनी में डेटा एंट्री ऑपरेटर के तौर में काम करा करती थी। 25 जुलाई के दिन सुबह के करीब 10:30 बजे वो अपने पेरेंट्स को बताकर एक दोस्त से मिलने के लिए चली गई उसके घर पर। और जब वो अपने घर से नहीं लौटी देर रात तक, उसकी पेरेंट्स को चिंता होने लगा। सो उन्होंने अपने बेटी को बहुत कॉल करने के लिए ट्राई करा, पर उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था और जब फ़ोन नहीं लग पाया तो उन्हें घबराहट होने लगी। फिर वो अपने पास ही के उड़ान पुलिस स्टेशन में जाकर मिसिंग कंप्लेंट लिखवाया और पुलिस भी उसके तलाश में लग गई। अगले ही दिन उन्हें एक कॉल आता है सुबह के करीब 1 बजे। वो व्यक्ति बताता है कि उसे एक डेड बॉडी दिखा पेट्रोल पंप के सामने वाले झाड़ियों में, खून से लथपथ। ये खबर सुनकर पुलिस उस स्पॉट पर पहुंचती है जो कि उड़ान के कोटनाका इलाके में है और उस डेड बॉडी को रिकवर करने के बाद करीब सुबह के 2:20 पर यशस्वी के पेरेंट्स को पुलिस इन्फॉर्म करते हैं इस बारे में और जल्द से जल्द उन्हें आने को कहते हैं बॉडी आइडेंटिफिकेशन के लिए। ये सब सुनकर ये दुआ करने लग जाते हैं कि भगवान ना करे वो उनकी बेटी हो। एक माँ बाप के लिए अपनी बेटी देर रात तक गायब हो जाना अचानक से और पुलिस कंप्लेंट लिखाने के बाद ये खबर सुनना कोई डरावने सपनों से कम नहीं था। और जब वो लोग वहाँ पहुँच गए, उन लोगों का डर सच में बदल गया। बॉडी जिस हालत में थी कोई भी पहचान नहीं सक रहा था। उसके शकल को पत्थर से कुचला गया और गले से लेकर बदन के नीचे तक जगह जगह धार धार हथियार के निशान थे, मानो किसी दरिंदे खूनी जानवर के अंदर उसके लिए बहुत ही सारा गुस्सा हो, क्योंकि ये सब एक इंसान कर ही नहीं सकता। बॉडी के ऊपर जो कपड़े पहने हुए थे उससे उनकी पेरेंट्स आइडेंटिफाई कर लेती है और फिर पुलिस हत्या का केस रजिस्टर कर देते हैं। इससे बड़ा सदमा किसी भी परिवार के लिए हो ही नहीं सकता। किसी को खोने का दर्द ही कम नहीं होता और उन्हें तो अपने बेटी का शरीर भी इस हालत में मिला। ना ही कभी वो उस हादसे को और ना ही उनकी बेटी का शव जिस हालत में थे उसे बुला पाएंगे। जब पुलिस पूछते हैं उनसे कि किसी के ऊपर उन्हें शक तो नहीं, फिर वो एक दाऊद शेख नाम के लड़के के बारे में बताता है पुलिस को और कहते हैं कि इसने ही उनकी बेटी को मारा होगा। फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। तब पुलिस को यशस्वी के कॉल रिकॉर्ड्स पर दाऊद का नंबर मिला और ये जानने के बाद उनके परिवार को शक नहीं बल्कि पूरा यकीन हो गया था कि उसने ही उनकी बेटी को मारा है। हम जब पुलिस से बात कर रहे थे तो पुलिस ने बोला कि उनका फोन कनेक्शन वगैरह था। उसके और इसके बाद उन लोगों ने दाऊद की शिकायत की, पर ये आखिर था कौन दाऊद शेख का नाम का लड़का, और उनके पेरेंट्स इतने यकीन से कैसे कह रहे थे कि इसने ही उनकी बेटी को मारा होगा। दाऊद शेख जो कि पेशे से एक बस ड्राइवर है कर्नाटका के गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट पर, और 5 साल पहले यानी कि 2019 के दौरान वो उड़ान पर एक बस कंडक्टर के तौर में काम करा करता था। उस दौरान दाऊद की मुलाकात यशस्वी से हुई। यशस्वी के पेरेंट्स ने स्टेटमेंट में ये कहा कि दाऊद उनकी बेटी को उसके क्लासेस के वक्त पीछा किया करता था और साथ ही साथ उसे ज़बरदस्ती मोलेस्ट और धमकियां देता था कि वो उसके साथ समय गुजारे, पर यशस्वी मानने से इनकार करती थी। उसने अपने पेरेंट्स को भी दाऊद की यह हरकतों के बारे में बताया और यहाँ तक कि यशस्वी के फादर ने भी एक दिन उसे उनकी बेटी के साथ गंदी हरकतें करते हुए पकड़ा। शॉकिंग की बात तो ये है, यशस्वी उस वक्त सिर्फ 15 साल की एक नाबालिग थी और दाऊद से करीब 20-21 साल का। सो उसके फादर ने यह सब अपने आंखों से देखने के बाद 2019 में पुलिस कंप्लेंट लिखवाया दाऊद के ऊपर और उसे पोस्को एक्ट के अकॉर्डिंग यानी कि द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस के आधार में उसे गिरफ्तार करा गया और 6 महीने जेल में रखा। जेल से निकलने के बाद वो उड़ान छोड़कर वापस अपने होम टाउन कर्नाटका चला गया। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है, यह सब होने के 5 साल बाद भी यशस्वी और दाऊद एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते थे। आखिर क्यों और कैसे ये सब तो डिस्क्लोज नहीं करा गया, लेकिन इसलिए पूरा का पूरा शक दाऊद पर ही गया उनके परिवार का, और उनके हिसाब से दाऊद ने यह सब बदला लेने के लिए करा। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के वक्त यशस्वी का कॉल रिकॉर्ड्स चेक करा गया। यह तो कंफर्म हो गया था कि दाऊद और वो फ़ोन पर अक्सर एक दूसरे से बात करा करते थे घंटों तक, और फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान यशस्वी के चेस्ट के नीचे दाऊद के नाम का टैटू भी बना हुआ मिला। सो ये बात भी साफ थी कि दोनों रिलेशनशिप में थे। कोई इंसान दूसरे इंसान का नाम का टैटू आखिर क्यों ही बनाता।
ये सब रिसर्च करते वक्त मेरे मन में एक सवाल आया एंड आई होप आप लोगों के मन में भी आया होगा। उनके पेरेंट्स के हिसाब से जब यशस्वी 15 साल की थी उस वक्त उसने दाऊद के बारे में अपने पेरेंट्स को भी बताया था कि कैसे वो लड़का उसे बहुत ही परेशान करा करता था हर वक्त। वो मेरी बच्ची को तकलीफ देता था, इसलिए बच्ची बताने के बाद में उसके ऊपर हमने उसको। और यशस्वी के फादर ने उनकी बेटी की हत्या को ऐसा एक्ट ऑफ रिवेंज बताया क्योंकि उसकी वजह से दाऊद को 6 महीने जेल में रहना पड़ा था। इसलिए वो 5 साल बाद वापस आया और अपना बदला लेकर चला गया उसकी बेटी को मारकर। लेकिन सवाल ये है कि यशस्वी के कॉल रिकॉर्ड्स पर दाऊद के साथ बात करना और उसकी बदन में उसका नाम का टैटू मिलना और भी बहुत कुछ मैं आपको स्टोरी के आगे बताऊंगा। कुछ अजीब सा लगा मुझे। सो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से पहला चीज़ ये है कि दाऊद और यशस्वी जब वो 15 साल की थी तभी से दोनों रिलेशनशिप में थे। दाऊद ने उसका ब्रेन वॉश करा और गलत तरीके से फ़ायदा उठाया क्योंकि 14-15 साल कोई बहुत बड़ी उम्र नहीं होती और इस उम्र में मैनिपुलेट हो जाना ये बहुत आम बात है। एंड ऑब्वियसली उस एज में इतनी समझ तो होती नहीं हर किसी के पास। और दूसरा चीज़ ये है कि भले दाऊद ने उसका ब्रेन वॉश करा बट कहीं ना कहीं यशस्वी भी उसे पसंद करने लगी थी। तभी दाऊद जब 6 महीने जेल में रहकर अपने होम टाउन कर्नाटका भी चला गया था और 5 साल गुजरने के बाद भी यशस्वी उसके कांटेक्ट में रहा करती थी, जबकि अब तक यशस्वी 20 साल की एक एडल्ट भी हो चुकी थी। खैर अभी हम देखेंगे कि असल में ये मामला आखिर था क्या और ये सब हुआ कैसे पुलिस इन्वेस्टिगेशन की एंगल से। 24 जुलाई में जब बॉडी मिली पुलिस यशस्वी के परिवार से बयान लेने के बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू करा और उस दौरान पुलिस को यशस्वी के कॉल रिकॉर्ड्स चेक करने के बाद 3 लोगों को सस्पेक्ट में लेते हैं। उनमें से एक है दाऊद शेख और उसका दोस्त मोहसिन, तीसरे का नाम डिस्क्लोज नहीं करा गया। और उनमें से प्राइम सस्पेक्ट होता है दाऊद शेख क्योंकि यशस्वी के परिवार ने ऑलरेडी उसके ऊपर कंप्लेंट करा था हत्या के बाद भी। इन्वेस्टिगेशन के वक्त पुलिस को बहुत ही बड़ा सबूत मिलता है। हादसा होने से पहले यशस्वी जिस रास्ते से गई थी किस्मत से वहाँ CCTV इंस्टॉल थे। फुटेज चेक करने के समय यशस्वी को देखा गया ठीक 2:14 पर और साथ ही साथ 10 मिनट बाद दाऊद को भी उसका पीछा करता हुआ दिखा। और हादसे से पहले यशस्वी ने अपने एक ऑफिस के दोस्त को भी फ़ोन करके बताया कि वो मुसीबत में है करीब दिन के 1:45 पर। लेकिन ये खबर यशस्वी के परिवार तक करीब 7:30 बजे पहुंची क्योंकि उसके दोस्त ने कहा कि उनका कॉल नहीं लग रहा था और इसलिए उस वक्त उसके परिवार ने मिसिंग रिपोर्ट लिखवाया। पुलिस भी बिना समय गवाए इन्वेस्टिगेशन के दौरान दाऊद शेख का तलाश शुरू करा। उसके कॉल रिकॉर्ड्स के हिसाब से दाऊद 22 जुलाई को उड़ान आया और 25 जुलाई से उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। और दाऊद के दोस्तों और लोकल की मदद से 30 जुलाई के सुबह करीब 5 बजे उसे शाहपुर के पहाड़ों से पकड़ा। वो पुलिस से डरकर इधर उधर भाग रहा था। पुलिस पकड़ने के बाद उसने भी अपना गुनाह कबूल करा और इंट्रोगेशन के दौरान ये सब बताया। दाऊद और यशस्वी एक दूसरे से प्यार करते थे। दाऊद उसे बहुत ही चाहता था, यहाँ तक कि उसे शादी के लिए भी बहुत बार कहा, लेकिन उसने शादी से इनकार करा और ये दोनों के बीच अक्सर झगड़े भी होते रहते थे। जब भी यशस्वी उसे ब्लॉक किया करता, दाऊद अपने दोस्त मोहसिन के फ़ोन से उसे कॉल किया करता था। वही मोहसिन जो 3 सस्पेक्ट में एक था। इसके वजह से उसे सस्पेक्ट में लिया गया। दाऊद और उसके रिलेशन बहुत ही बिगड़ने लगे थे। दाऊद को ये डर था कि वो कहीं दूसरे के साथ ना चले जाए क्योंकि वो उसे इग्नोर करने लगी थी। मेरे ख्याल से शायद उस वक्त तक यशस्वी जान चुकी थी कि दाऊद का मानसिक संतुलन ठीक नहीं। जो भी दाऊद कर रहा था ये सब उसका पूरा पागलपन था, ना कि प्यार। हादसे से एक दिन पहले यानी 24 जुलाई पर उड़ान पहुंचकर उसने यशस्वी को मिलने के लिए बुलाया, पर उसने साफ मना करा। इस हद तक गिर गया था कि उसने उसे ब्लैकमेल करना भी शुरू कर दिया और ये कहा अगर वो उससे मिलने नहीं आएगी तो वो उसके सारे प्राइवेट पिक्चर्स और वीडियोस फेसबुक पर अपलोड कर देगा। पर फिर भी वो नहीं मानी। सो अगले ही दिन 25 जुलाई को इसने यशस्वी के कुछ प्राइवेट पिक्चर्स एंड वीडियोस फेसबुक पर अपलोड करा और अब उसके साथ कोई चारा नहीं था उससे मिलने के बगैर। और वो दाऊद से मिलने चली गई अपने दोस्त के घर से करीब दिन के 2 बजे और ये बात उसने अपने दोस्त को भी नहीं बताई। और इस दौरान दोनों के बीच में झगड़ा हुआ और दाऊद ने उसे बहुत ही बेरहमी से मार दिया। और फिर पकड़े जाने के डर से वो उड़ान से पनवेल ट्रेन में चला गया। अपने साथ यशस्वी के फ़ोन को भी लेकर आया था और चलते हुए ट्रेन से उसने फ़ोन को फेंक दिया रंजन नाम के जगह पर। पनवेल पहुंचकर उसने ATM से पैसा निकाला और बस लेकर कर्नाटका भाग गया। सो ये थी पूरी स्टोरी दाऊद के हिसाब से। दाऊद ने कर्नाटक से 2 चाकू भी लेकर आया था। सो मेरे ख्याल से उसका मकसद साफ था, अगर यशस्वी इनकार करती है उसके साथ जाने से तो ना ही उसका और ना ही किसी और का उसे होने दूंगा। इस मकसद से आया था वो। और मैं तो यही कहूँगा यशस्वी से बहुत ही बड़ी भूल हो गई। इस दरिंदे को उसे पहले ही छोड़ देना चाहिए था और जब उसने फैसला भी करा साथ नहीं रहने का तब तक बहुत ही लेट हो चुकी थी।
दाऊद का पागलपन बहुत ही बढ़ चुका था उसके ऊपर और वो अपने पागलपन को प्यार समझ बैठा। तो हम सब ये उम्मीद करते हैं इसे जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और ये भी दुआ करेंगे यसीसरी के परिवार को ताकत दे इन हालातों से गुजरने के लिए। सो इसी के साथ मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ एंड थैंक यू सो मच आप सभी का कीमती समय के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।